आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन के लेक्चर नंबर 5 फोटोसिंथेसिस के बारे में। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डिटेल में समझाइए, तो चलिए आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं, तो चलिए उनको मैं ऊपर ऊपर से पढ़ाकर बाकी जो आपको नहीं पढ़ा है उसे मैं डेप्थ में पढ़ाऊँगा। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, आप सब लोग जानते हैं। ये जो है एक प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस इज़ ए प्रोसेस बाय विच, जिससे ये जो है प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और वहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की होती है? क्लोरोफिल की। CHLOROPHYLL। वहाँ पर ज़रूरत होती है क्लोरोफिल की। तो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किस तरह से? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से। तो उन प्लांट्स को किन चीज़ों की अब ज़रूरत पड़ती है? एक तो CO2 की ज़रूरत पड़ती है और एक वाटर की ज़रूरत पड़ती है। CO2 जो होता है, CO2 in case of terrestrial animal, TERRISTRIAL, सॉरी एनिमल नहीं, इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के केस में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस मोस्टली प्लांट्स में ही होती है और कुछ एल्गी या हाइड्रिला के केस में होती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं CO2 को। तो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं CO2 को। वो कहाँ से लाते हैं? एटमॉस्फेयर में से। अर्थ है, ये आ गया अर्थ का एटमॉस्फेयर, पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ से ये ऑब्टेन करते हैं CO2 को। लेकिन जो प्लांट पानी में होंगे वो कैसे ऑब्टेन करेंगे? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो किस तरह से ऑब्टेन करते हैं? ये इसे वाटर से ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हो वाटर के अंदर भी CO2 होता है, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन होता है। दैट्स वाई फिशेस रहती हैं पानी के अंदर। तो यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट किस तरह से, वो जो है CO2 डिज़ोल्व होता है पानी में, घुला हुआ होता है पानी में, और उसी से वो लोग CO2 को ऑब्टेन करते हैं। रही बात वाटर की, एक्वेटिक के केस में पानी ही पानी है। और रही बात टेरेस्ट्रियल की, तो वो रूट से ऑब्टेन करते हैं पानी। और क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो है ये क्लोरोफिल है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ क्लोरोफिल क्या होता है। तो इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है और खाना जो है बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। यही रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिखी है। 6CO2 12H2O, सनलाइट पड़ेगी क्लोरोफिल के ऊपर तो क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी है। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं ये CO2 को ऑब्टेन करते हैं एटमॉस्फेयर में से, और एक्वेटिक प्लांट ऑब्टेन करते हैं CO2 को कहाँ से? वाटर से, जो डिज़ोल्व होता है वाटर के अंदर। अब एक और बात, CO2 जो है, CO2 लीव्स के अंदर तो चला जाता है, ये बात तो आप जानते हो, लेकिन कैसे जाता है? एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ये दो टर्म होती हैं, एक होता है ऑस्मोसिस, OSMOSIS, ऑस्मोसिस, और दूसरा होता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या होता है? सिंपल टर्म्स में आपको मैं बताऊं तो ऑस्मोसिस होता है सिंपली मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर, ताकि आपको समझ आ जाए, हम लोग जो हैं कहीं पर इत्र रखते हैं, सेंट कोई लगाता है, ठीक है ना? तो सेंट कितनी हम लोग लगाते हैं? बहुत कम लोग लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं, लेकिन उसकी खुशबू जो है वो बाहर की तरफ जाती है, हर एक बंदे को आती है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेंट या परफ्यूम के अंदर, इनकी मूवमेंट होती है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर ये बहुत कम है, और यहाँ की तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, बाहर के एटमॉस्फेयर की तरफ। इसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या होता है? जब डिफ्यूजन होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की, उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि ऑक्सीजन
बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। हम लोग कितना लेते हैं, हम लोग बहुत कम ले पाते हैं, तो ये आ जाएगा डिफ्यूजन में। और ये सिर्फ इतना नहीं है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने आपको रफली थोड़ा बहुत समझाने के लिए बताया कि ऑस्मोसिस जो है लोअर से हायर की तरफ डिफ्यूजन हो जाती है मॉलिक्यूल्स की, और डिफ्यूजन में हायर टू लोअर। अगर इससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाना होगा तो ऑस्मोसिस जो है ना, ऑस्मोसिस में सिर्फ सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। सॉल्वेंट तो जानते ही होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन होता है एक, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, वो दो चीज़ों से बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है कम कॉन्सेंट्रेशन में, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, और अगर हम लोग सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। यही फ़र्क है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। ऑस्मोसिस के केस में सिर्फ सॉल्वेंट जो हैं, सॉल्वेंट मूव करते हैं। सॉल्यूट, SOLUTE, सॉल्यूट जो है मूव नहीं करते। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में यही डिफरेंस क्रिएट करता है कि ऑस्मोसिस के केस में जो है मूवमेंट जो होती है ना सॉल्वेंट की, ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। सेमी, SEMI, सेमी, PERMIABLE, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन की स्पेलिंग तो आपको आती ही होगी। और अगर मैं बात करूँ डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन में सॉल्यूट भी, इसकी भी मूवमेंट होती है, इसकी भी शिफ्टिंग होती है, प्लस सॉल्वेंट की भी मूवमेंट होती है। और यहाँ पर कोई भी परमिएबल मेम्ब्रेन, शम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मसला ही नहीं है, यहाँ पर होती ही नहीं है। ठीक है ना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको पता होगा, परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से हर एक चीज़ पास हो गए। उसी तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टेड चीज़ों को अंदर जाने देती है। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से सिलेक्टेड चीज़ें जो ज़रूरी हैं बॉडी के लिए, उन्हीं को पास होने देता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। वाटर जो होता है ना, वाटर जो होता है ना, वाटर, तो वाटर जो है प्लांट्स के अंदर जाता है किस प्रोसेस से? अब आप बताइए किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से होगा या डिफ्यूजन से होगा? ये प्लांट है, ये इसके रूट हैं, रूट से पानी ऊपर चला जा रहा है, तो पानी जो है नीचे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जितनी इस प्लांट को नीड होगी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी, उतना उतना ही जाएगा। तो फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आ जाएगा ऑस्मोसिस। ठीक है ना। जो पानी जो ऊपर की तरफ चला जा रहा है प्लांट्स के अंदर, ये आ जाता है ऑस्मोसिस के अंदर। और जो CO2 ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स, CO2 आपको पता है ये एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करते हैं। CO2 जो है, ये प्लांट आ गया, ये आ गया मान लीजिए एटमॉस्फेयर, CO2 अब ये ऑब्टेन करेगा लीव्स के द्वारा। तो CO2 एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, CO2 एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है, और यहाँ प्लांट के लीव्स की तरफ आ रहा है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। तो मैंने जो यहाँ पर अब ये रिएक्शन लिखी है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, ये यहाँ पर है 6CO2 12H2O C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। इसमें दो चीज़ें होती हैं, तब जाके ये कंप्लीट होती है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। एक तो ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ये केमिस्ट्री की टर्म्स हैं। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन, या रिमूवल, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। ये हुआ ऑस्मोसिस, यानी ऑक्सीजन की एडिशन हुई तब भी हो गया क्या, ये ऑक्सीडेशन, या रिमूवल होगा हाइड्रोजन तब भी हो गई ऑक्सीडेशन। वहीं अगर हम लोग रिडक्शन की बात करें तो ये बिल्कुल अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा, एडिशन होती है ऑक्सीजन की, और ये रिमूवल होता है क्या, हाइड्रोजन। वहीं रिडक्शन के केस में एडिशन होती है हाइड्रोजन की और रिमूवल होता है ऑक्सीजन। ठीक है, होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलो नहीं भी आया होगा, ये आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये तो नहीं आएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर अब क्या होगा केमिकल रिएक्शन में, देखिए ऑक्सीडेशन हो जाएगी H2O की, और बनाएगा क्या अब ये,
आगे चल के प्रोडक्ट जो है ये ऑक्सीजन बनाएगा। देख लीजिए ये जो वाटर है, वाटर को क्या करेगा, वाटर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर O2 बन जाएगा, या इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई, तो आगे चल के ऑक्सीजन बन गया। इसी तरह से CO2 इसकी रिडक्शन हो जाती है, CO2 इसकी हो गई रिडक्शन और बना क्या, बना ग्लूकोज। रिडक्शन क्या मैंने बोला, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए 6CO2, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पर हाइड्रोजन 12 बन रहे हैं। तो यही जो है इस प्रोसेस से ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। कंपोनेंट्स यानी कौन कौन सी जो जो चीज़ें फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं उनको हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लाइक क्लोरोफिल आपने अभी तक पढ़ लिया 4 लेक्चर में, मैं हर बार एक क्लोरोफिल की मैंने टर्म यूज़ की है। CO2, उसके बाद H2O वाटर, उसके बाद सनलाइट, ये सभी चीज़ें। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस जो है 2 फेजेस में होता है, एक तो फोटो केमिकल रिएक्शन और डार्क केमिकल रिएक्शन। ये मैंने पहले भी बताया है लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। ये जो क्लोरोफिल होता है बहुत बार मैं बता चुका हूँ। मान लीजिए ये लीव है, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं ग्रीन कलर के जो ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को। ये सन है, यहाँ से इन्होंने सोलर एनर्जी ले ली और इसी से फिर बाद में कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। और इन पिगमेंट्स को हम लोग, ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है लीव्स के अंदर होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है, ट्रैप करना सोलर एनर्जी। ये जो ट्रैप करते हैं ना सोलर एनर्जी, इसकी वजह से इनका एक और नाम पड़ा है फोटो रिसेप्टर। PHOTO फोटो, RECEPTOR फोटो रिसेप्टर। फोटो का मतलब होता है लाइट, रिसेप्टर होता है एक्सेप्ट करना, ये लेते हैं लाइट को, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए हम लोग इनको फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। फोटो रिसेप्टर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ए फोटो रिसेप्टर ए है, बी है, सी है, डी है, उसके बाद ई भी है। तो इनमें से जो ए और बी है ना, ये मोस्ट कॉमनली, मतलब हर एक मैक्सिमम ऑफ द लीव्स में ए बी वाला क्लोरो फोटो रिसेप्टर जो है पाया जाता है। और इनका काम क्या होता है, ये मेनली 3 कलर को एब्जॉर्ब करता है, ये आप याद रखेंगे, एक तो वायलेंट को, ब्लू को और रेड को। ये चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बोली थी, अब मैं इनमें बोल रहा हूँ। तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल को हम लोग फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, क्लोरोफिल को हम लोग फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। इनकी टाइप्स जो हैं बहुत सारी हैं, ABCD और E। AB मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में पाया जाता है। और ये जो फोटो रिसेप्टर हैं ये कौन से कलर्स को एब्जॉर्ब करता है, वायलेंट, ब्लू और रेड। इसके अलावा जितने भी हैं उनको ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। अब हम लीव्स को अगर हम देखें, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, देखो मुझे बोलने लगा था लेकिन नज़र पड़ गई। लीव्स जो होते हैं ना, लीव्स को हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स भी हम लोग इनको कहते हैं, क्यों, क्योंकि वही बात है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीव से ही होता है। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, यस। अब एल्गी और हाइड्रिला, ये 2 ऐसे प्लांट्स हैं ये पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। और ये जो है इनमें भी फोटोसिंथेसिस हो जाती है, इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये एक्वेटिक है। अगर हम ये देखें कि क्लोरोफिल जो है ये होता कहाँ पर है, कहाँ पर इनकी रिएक्शंस हो जाती हैं, अगर हम लोग इन डेप्थ देखें तो चलिए अब हम लोग उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो है ये आ गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ गया क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ग्राना और स्ट्रोमा, GRANA ग्राना और STROMA स्ट्रोमा। ग्राना जो होता है ना, ग्राना में आप याद रखेंगे
फोटोकेमिकल रिएक्शन ग्राना में होती है। ये मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है ग्राना में होती है। वेयर इज डार्क केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन तो लाइट की प्रेजेंस में होगी, लेकिन जो डार्क केमिकल रिएक्शन एब्सेंस ऑफ लाइट में रिएक्शन होती है वो होती है स्ट्रोमा के अंदर। चलिए मैं आपको इसकी फिगर भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। एक लेयर आ गई ये, एक लेयर आ गई ये, देख अगर आप पा रहे होंगे। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये आ गया ग्रानम, ग्रानम प्लूरल है, इसमें ये बहुत सारे क्या हैं, ग्राना बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग इसको ग्रानम कहते हैं। और स्ट्रोमा आ गया ये वाला पोर्शन, आप देख सकते होंगे ग्रानम और स्ट्रोमा। तो ग्रानम में क्या हो जाएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगी, वेयर एज स्ट्रोमा के अंदर क्या हो जाएगी, डार्क केमिकल रिएक्शन। इस वाले एरिया में डार्क केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, अगर हम लोग माइक्रो लेवल पर देख रहे हैं तो कहाँ पर होता है, एक तो स्ट्रोमा में होता है और एक तो ग्राना में होता है। होप इस फिगर से आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पर लिखा भी है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन, ये आ गई इनर मेम्ब्रेन। इनको थाइलाकॉइड्स कहते हैं, थाइलाकॉइड्स। उसके बाद ये आपने याद नहीं रखना है, आपने याद यही रखना है, ये आ गया क्या, ये आ गया स्ट्रोमा और ये आ गया ग्राना। इन्हीं में जो है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। बात अगर हम लोग करेंगे सेकंड वाले कंपोनेंट की, तो ये है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल माना जाता है। रॉ मटेरियल तो समझते होंगे आप लोग, इनिशियल प्रोडक्ट, कच्ची चीज़। जैसे हम लोग कच्चा कहते हैं ना, कोई चीज़ कच्ची होती है, बाद में उसे हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, पका लेते हैं, वैसे ही CO2 जो है ये रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए यहाँ पर भी रिएक्शन में भी दिखाया गया है, CO2 इस वाली साइड है और बाद में ये क्या आगे करेगा, जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा आगे रिएक्शन, लेकिन ये जो है इनिशियल प्रोडक्ट है, तो ये जो है रॉ मटेरियल होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी होता है, इन केस ऑफ लैंड प्लांट्स, जो ज़मीन पर प्लांट्स होते हैं ना, वो तो इसे ऑब्टेन करते से लेंगे। ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ से लेंगे। लेकिन एक्वेटिक क्या करेंगे, एक्वेटिक तो एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो जो CO2 डिज़ोल्व होता है वाटर के अंदर वही ऑब्टेन कर लेते हैं। ये जो है CO2 ये डिज़ोल्व होता है, ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व होता है वाटर के अंदर, तो ये एक्वेटिक प्लांट्स उनको इस्तेमाल करते हैं। ये जो CO2 होता है ये सुबह और शाम के टाइम, इवनिंग एंड मॉर्निंग के टाइम बहुत ही कम होता है। यानी कि सुबह और शाम को सनलाइट बहुत ही कम होगी, तो उस टाइम जो है ये मतलब इसकी बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है प्लांट से, और जब सनलाइट होती है उस टाइम कम हो जाता है। तो इस तरह से ये इक्वल हो जाता है। और इस इक्वल होने को मतलब सुबह जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है बहुत ही कम होगी, और प्लांट को इसे इस्तेमाल CO2 इस्तेमाल करने की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस के लिए, और बाद में इसे ये इक्वल करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इस चीज़ को हम लोग कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं, COMPENSATION, कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा आप कमेंट में लिख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट मैं फिर से बताऊंगा। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, मॉर्निंग और इवनिंग में जो है इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इक्वल करने के लिए एटमॉस्फेयर से ये ले लेता है और कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ फिर से, ताकि आपको कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। इन केस ऑफ मॉर्निंग, जब सुबह है जब शाम है सनलाइट बहुत ही कम है, CO2 जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता रहता है प्लांट से। क्यों? क्योंकि उस टाइम रेस्पिरेशन जो है बहुत तेज़ होती है। अब इसको तो इक्वल करना है, इक्वलाइज करना है। इक्वल करने के लिए ये ऑब्टेन करता है बाद में CO2 को एटमॉस्फेयर से। जब ये इक्वल हो जाए उस चीज़ को हम लोग कहते हैं एक पॉइंट, कॉम्पनसेशन पॉइंट। अब थर्ड नंबर कंपोनेंट की बात करें तो H2O जानते हो ना, H2O वाटर को कहते हैं। वाटर भी रॉ मटेरियल ही होता है। वाटर भी ऊपर आप इक्वेशन में देख सकते हो, वाटर जो है रॉ मटेरियल है। देखो CO2 भी रॉ मटेरियल है और वाटर भी रॉ मटेरियल है फॉर सिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस के लिए ये हर एक चीज़ जो है रॉ मटेरियल होती है। अब पानी कहाँ से आता है? पानी जो है, पानी आता है रूट से, पानी आता है रूट से और बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मैंने बताया फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये जो है, मान लीजिए ये प्लांट है, तो रूट से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, जितनी ज़रूरत है उतना, सारा दरिया नहीं जा रहा है, बिल्कुल कम कम जा रहा है, जितनी ज़रूरत है उतना, तो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो उसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन कहते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आना, उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। हम लोग यहाँ पर ऑस्मोसिस, तो H2O रूट से ऊपर चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। और इसका काम क्या होता है? ये जो है ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर जो है इसको ट्रांसपोर्ट, वाटर को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। वाटर जो है इसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? इसको प्लांट से ऊपर की तरफ कौन ले जाएगा? तो वेस्कुलर टिश्यूज़ ले जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन कौन से हैं? वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन कौन से हैं? याद रखिए, जाइलम, XYLEM जाइलम, PHLOEM फ्लोम। जाइलम और फ्लोम, जाइलम और फ्लोम का क्या काम होता है? जाइलम पानी पहुंचाता है प्लांट को, फ्लोम जो है बाकी ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट फूड शुड जो है, ये जो है फ्लोम पहुंचाता है। तो वेस्कुलर टिश्यूज़ पहुंचाते हैं। इन टिश्यूज़ की ही वजह से जिन प्लांट्स में ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, जाइलम फ्लोम होंगे, बाकी वेस्कुलर टिश्यूज़ होंगे, उनको हम लोग वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं। क्यों हम लोग उनको वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं? क्योंकि उनमें वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको। जाइलम जो होता है ना, जाइलम जो है डेड सेल्स का होता है, ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। जाइलम जो है डेड सेल्स का होता है, वेयर एज फ्लोम जो होता है ना, वो लिविंग सेल्स का होता है। आपको फिगर भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। ऐसे होता है, मान लीजिए ये प्लांट है, तो जाइलम जो है बीच में होता है, फ्लोम इसके बाहर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा शायद कहीं पर, यहाँ पर देख लीजिए, ये अगर फिगर है, जाइलम जो है अंदर होता है, ठीक है ना, ये रेड कलर का जाइलम है, और ये डेड से बना होता है, डेड सेल से बना हुआ होता है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, अब अगर हम लोग बात करेंगे फ्लोम की, तो फ्लोम देखिए जाइलम के बाहर प्रेजेंट है। फ्लोम देखिए जाइलम के बाहर प्रेजेंट है। ये आ गया जाइलम, ये आ गया फ्लोम, इसके बाहर होता है। ये करेगा क्या? खाना शाना पहुँचाएगा। जाइलम जो है पानी को पहुँचाता है। होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम फिर से ऊपर की तरफ चलते हैं और अपना नेक्स्ट कंपोनेंट देखते हैं, सनलाइट। अब सनलाइट जो है, आपको तो पता ही है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर सनलाइट ना हो। और सनलाइट जो है ना, अब तो साइंटिस्ट मतलब वेल डेवलप्ड हो चुका है, नेशन हर एक जगह डेवलप हो चुका है, तो अब कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें भी लाइट के लिए यूज़ की जाती हैं, जिससे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन अब सन कहाँ और आर्टिफिशियल चीज़ें कहाँ। और ये जो और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है, ये होता है विजिबल लाइट में। अगर आप स्पेक्ट्रम देखोगे ना, तो बहुत सारी रेडिएशंस आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में से, अल्ट्रावायलेंट, यूवी, ये वो, इंफ्रारेड, तो उनमें से जो विजिबल लाइट है, इसी की वजह से हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं। और विजिबल लाइट जो है, इसमें से भी 3 कलर हैं। कितने कलर हैं? 3 कलर हैं जो ये लीव्स जो हैं एब्जॉर्ब कर पाते हैं। कौन कौन सा? वायलेंट, ब्लू और रेड। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फोटोसिंथेटिक जो एक्टिविटी जो है, ये वायलेंट की वजह से कम होती है, मिनिमम होती है। वायलेंट कलर जो होता है ना, उसकी वजह से मिनिमम, और रेड कलर की वजह से मैक्सिमम होती है। ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये 2 फेजेस में होता है। पहला फेज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरा फेज़ डार्क केमिकल रिएक्शन। ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, ये ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। अभी मैंने आपको दिखाया ग्राना, नीचे फिगर में आप फिर से आप खुद भी देख सकते हैं। तो ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है, और इस रिएक्शन को हम लोग हिल्स रिएक्शन भी कहते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। ये क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ, तो हिल्स रिएक्शन इसे हम लोग कहते हैं, MCQ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन किसकी होगी? ATP की। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, फोटोकेमिकल रिएक्शन में बनता क्या है? एक तो ATP बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, और दूसरी चीज़ NADPH2। ये बहुत लेंथी इनकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद भी नहीं रहेंगी, और ये आपको एग्ज़ाम में ये आएगा भी नहीं। और ये ATP और NADP ये बनता किससे है? वाटर जो है ये डिसोशिएट हो जाता है, ये टूट जाता है, एक तो हाइड्रोजन के अंदर
एक तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और उन्हीं का बाद में प्रोसेसेस बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, और ADP और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP लिखना था, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, प्लस NADPH2 की फॉर्मेशन होती है। और ये जो दो चीज़ें बन गई ये हेल्प करती हैं। अब ये इनका आगे का काम है डार्क रिएक्शन को कंप्लीट करने में। अब ये सेकंड फेज़ में हेल्प करती हैं, इस डार्क केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। और ये जो सेकंड फेज़ है ये कहाँ पर होगा, ये होगा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोफिल के अंदर होगा। उसके बाद ये जो है डार्क केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, ये तो आपको पता है, ये पता ही है ये आप लोगों को। अब डार्क केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, ये मैंने यहाँ पर भी एक बार फिर से लिखा है, फॉर दिस एनर्जी जो है ऑब्टेन की जाती है फोटोकेमिकल रिएक्शन से। ये इस ऊपर वाली रिएक्शन से जो हमने ऊपर पढ़ी ATP प्लस NADPH2, ये जो हमने पढ़ी, इससे ये ऑब्टेन करता है एनर्जी और इसका इस्तेमाल करेगा सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो यहाँ पर रिएक्शन भी है, याद रहे ना रहे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जो है प्रोसेसेस को याद रखेंगे, जो जो मैंने नाम बताए उनको आप याद रखेंगे। देखिए रिएक्शन है 6CO2, 12 ATP होंगे और 12 NADPH, और ये बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे C6H12O6, 12 ATP और 12 NADP। अगर आपको ये भी डीप में पढ़ना होगा फिर तो हम आपके लिए रेफरेंस बुक लानी पड़ेगी, पाथफाइंडर की बुक लानी पड़ेगी, तो आप फिर भी कमेंट करिए। अगर ये भी समझना है तो ये भी समझा देंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है ये आप याद रखें ना रखें, लेकिन मैं आपको सिंपल कहता हूँ आपने याद क्या रखना है। तो आप क्या रखेंगे याद, इस रिएक्शन में होता क्या है, रिडक्शन हो जाती है CO2 की। CO2 की रिडक्शन किस में हो जाएगी और बनाएगा क्या, स्टार्च प्लस शुगर। तो यहाँ पर आप ये एंड मत कंसीडर कीजिए, ये गलत हो गया थोड़ा लिखने में। तो होगा क्या, रिडक्शन हो जाएगी CO2 की और बनेगा क्या, शुगर बनेगा और स्टार्च बनेगा। और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डार्क केमिकल रिएक्शन का दूसरा नाम, डार्क रिएक्शन भी वो तो याद रह ही जाएगा, लेकिन तीसरा नाम केल्विन बेंसन साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप याद रखेंगे। MCQ के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो जिनका इफेक्ट पड़ता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। जैसे कि लाइट है, लाइट का इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, CO2 का इफेक्ट पड़ता है, H2O वाटर का इफेक्ट पड़ता है, एट्सेट्रा। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स जान लेते हैं, मे बी वो भी एग्ज़ाम में आ जाएं। तो पहली नंबर बात, जो रूट प्रेशर होता है, रूट प्रेशर तो समझते होंगे, प्लांट्स के नीचे जो रूट्स होते हैं उनका प्रेशर, पानी किस स्पीड से जा रहा है, खाना किस स्पीड से जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो वो प्रेशर किस से मेजर किया जाता है, वो नापा जाता है। एक मीटर आता है जिसका नाम है AUXA ऑक्सानोमीटर, AUXANO ऑक्सानोमीटर से, ठीक है। दूसरी नंबर बात, हम लोग एक और मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जो स्टोमाटा जो हमने पढ़े हैं ना, जो किडनी शेप्ड के होते हैं, उनके अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। तो ये गार्ड सेल्स जो हैं ये दूसरे सेल्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। ये दूसरे, यहाँ पर मान लीजिए सेल है, ये इंटरेक्ट करते हैं दूसरे सेल्स के साथ भी, और इन सेल्स को हम लोग सब्सिडरी SUBSIDARY सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। और दूसरी नंबर बात, प्लांट्स के केस में एक एक्सेप्शन है, कैक्टस, CACTUS, कैक्टस प्लांट्स। आमतौर पर प्लांट्स के केस में क्या हो जाता है, दोपहर को, दिन को स्टोमाटा ओपन होता है, STOMATA स्टोमाटा ओपन होता है ड्यूरिंग डे टाइम, जब सूरज हो, और रात को बंद हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ कैक्टस स्टोमाटा जो है रात को ओपन होते हैं, जब मून होगा, ये सन नहीं है ये मून है, तो क्या हो जाएगा, स्टोमाटा ओपन होते हैं नाइट को और दिन को बंद हो जाते हैं। होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग फैक्टर्स को देखते हैं, जो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहली नंबर बात हम लोग लाइट की बात करेंगे। लाइट के बारे में काफ़ी डिस्कस भी हो चुका है। इसमें तीन कलर्स, वायलेंट, ब्लू और रेड, ये तीन कलर्स जो होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वायलेंट में मिनिमम, रेड में मैक्सिमम, ऊपर पढ़ा लिया है। इसके अलावा जो रिमेनिंग है
रिमेनिंग कलर्स हैं अल्ट्रा वायलेंट, ग्रीन है, येलो है, इंफ्रारेड जो है, इनका कोई भी काम नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद इंटेंसिटी की बात करें, सनलाइट या लाइट की जितनी कम इंटेंसिटी होगी उतना ही फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी। वही यहाँ पर लिखा गया है, इंटेंसिटी सिंबल जो है ये कम बनाया गया है और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये भी आपको होप समझ आ गया होगा। अब टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर जो है इसका कैसे इफेक्ट पड़ता है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो टेम्परेचर देखिए, जब तक नॉर्मल रेंज चल रही है ना टेम्परेचर की 0 to 37, तो फोटोसिंथेसिस भी नॉर्मल रेंज में चलेगा। मान लीजिए टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा, उतनी ही थोड़ी थोड़ी फोटोकेमिकल रिएक्शन बढ़ती जाएगी, उतनी ही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उतना ही इंक्रीज होता जाएगा, तेज़ होता जाएगा। लेकिन 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 जब हम लोग 37 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चले गए तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी और बाद में ये डिसरप्ट हो जाएगा प्रोसेस, ये रुक जाएगा प्रोसेस। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे CO2 का। तो CO2 भी कुछ खास नहीं है। CO2 भी जब तक डेफिनेट लेवल तक है, डेफिनेट DEFINIT डेफिनेट होता है, नॉर्मल रेंज तक जब तक है तब तक ठीक होता है, तब तक फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है। लेकिन जब ये भी ज़्यादा हो जाए तो हार्मफुल होता है प्लांट्स के लिए, ये भी डिसरप्ट करता है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को। और लास्ट वन हम लोग अब देखेंगे H2O, वाटर। वाटर के बारे में अब हम लोग देखेंगे। ये जो वाटर है, वाटर भी प्लांट के लिए कितना ज़रूरी है, इतना सब कुछ हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आप तो इतना समझ गए होंगे कि ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लांट्स के लिए। और अगर ये जो है कम हो गया तो इसका कितना ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ेगा फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में। अगर ये कम हो गया, सिंबल बना रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, अगर ये कम हो गया फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी जो है कम हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर से धूप पड़ रही है, पत्तों से पानी निकल रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन से, तो पानी बहुत कम हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस जो है ये अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए पानी की भी अच्छी खासी क्वांटिटी होनी चाहिए, अच्छी खासी क्वांटिटी होनी चाहिए। तभी तो आम जगहों के प्लांट जो है उनकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी काफ़ी तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू डेजर्ट के प्लांट्स को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स में उनकी फिर वो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है। उनको नाइट को जो है वो फिर ये क्या कहते हैं, नाइट में वो स्टोमाटा जो है वो पानी जमा करते हैं, फिर दोपहर को उनके उन स्टोमाटा के ऊपर वो लाइट पड़ती है, वो सूई जाते हैं, फिर वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, बहुत ही लेंथी है। तो इसी के साथ आपका फोटोसिंथेसिस भी कंप्लीट हुआ। अगर आप बोलेंगे एक दो लेक्चर्स जो हैं और न्यूट्रिशन के ऊपर आएंगे तो फ़िलहाल आप इसका देख लीजिए, इसमें आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। और रही बात अगर रिएक्शंस की, तो ये तो मास्टर्स लेवल के रिएक्शन है, आपको कहाँ समझ आ जाएंगी ये इतनी आसानी से, और ये एग्ज़ाम में भी नहीं आएंगी। NADPH2 आप इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए, कितनी मतलब इसकी लेंथी जो है फुल फॉर्म है, तो ये कहाँ पूछेंगे आप लोगों को, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईजी पूछा जाता है। फिर भी अगर आपको ये भी समझना होगा तो आपको ये भी समझा देंगे, बहुत ही अच्छी तरह से समझा देंगे। तो आप कमेंट्स में बता दीजिए मैंने कैसा पढ़ाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय।